नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें वो सभी परीक्षाएं जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लासेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और सामने आपके दो परीक्षा हैं बड़ी बड़ी, एक राजस्थान टीचर्स ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड जो एग्ज़ाम है, इसलिए उनको आधार बनाते हुए ये क्लासेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन उनके अलावा भी बाकी जो सारे एग्जाम हैं जिनमें भी राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सबके लिए ये क्लासें उपयोगी रहने वाली हैं। अब शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन के साथ। क्या है पहला क्वेश्चन? राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, खंडेला, नीम का थाना, नरसिंहपुरा और उदयपुर वाटी। खंडेला, नीम का थाना, नरसिंहपुरा और उदयपुर वाटी। आंसर है इसका खंडेला। तो ये खंडेला कहाँ है? ये खंडेला है सीकर जिले में। सीकर जिले में तहसील है खंडेला और गांव कौन सा? गांव है रॉयल गांव। ये गांव का नाम है। खंडेला तहसील है। खंडेला क्या है? ये तहसील है। और सीकर वो जिला है जहां क्या राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। ये राजस्थान का पहला है, लेकिन ये देश का कौन सा है? तो ये देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट है, भारत का तीसरा है। अब मन में एक सवाल आता है, अगर ये तीसरा है तो भारत का पहला भी होगा, और जो फर्स्ट रही हैं चीज़ें वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो भारत का पहला भी है, और वो कहाँ है? वो है झारखंड में एक जगह है, जादूगोंडा एक स्थान है। जिला कौन सा है? तो सिंहभूम जिला है। और राज्य कौन सा है? तो राज्य है झारखंड। ये कब से काम कर रहा है? जो भारत का पहला यूरेनियम एक माइन कह सकते हैं या यूरेनियम प्रोजेक्ट जो है, ये 1967। खंडेला में जो है इस प्रोजेक्ट को कौन देख रहा है? तो वो है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूसीआई। इसके द्वारा रॉयल गांव में एक सुरंग बनाई जा रही है, सुरंग के द्वारा खुदाई की जा रही है और वहाँ से यूरेनियम निकाला जाएगा। और ये यूरेनियम जो अभी तक है वो भारत में सर्वश्रेष्ठ किस्म का यूरेनियम रहने वाला है। कौन सा? जो जहाँ से निकलेगा रॉयल गांव, तहसील खंडेला, जिला सीकर। बाकी जो ये तीन ऑप्शन है, जो ये तीन क्षेत्र हैं, ये भी शेखावटी के ही क्षेत्र हैं। और यहाँ भी संभावना जताई जा रही है कि आगे यहाँ यूरेनियम निकल सकता है, यहाँ भी एक संभावना है। इन तीनों क्षेत्रों में भी, नीम का थाना, नरसिंहपुरा और उदयपुर वाटी। सीधी सी बात है, जो खनन या खान की कुछ चीज़ें होती हैं तो वो क्षेत्र में होती हैं, वो कोई जिला या तहसील तो देखती नहीं। तो इस पूरे क्षेत्र में है तो इन सब में भी पूरी संभावना है। खंडेला में है तो मतलब उसके आसपास के क्षेत्र में भी होगा। बात केवल अनुपात की होती है कि कहाँ अनुपात उसका ज़्यादा है, मतलब उसका परसेंटेज कहाँ ज़्यादा है, कहाँ थोड़ा कम हो सकता है। इनमें थोड़ा कम भी हो सकता है बाद में पता चले ज़्यादा भी हो। यहाँ संभावना है। और तहसील खंडेला, गाँव रॉयल और जिला सीकर में राजस्थान का पहला, देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। और देश का पहला जादूगोंडा, जिला सिंहभूम और झारखंड में स्थापित किया गया था। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य की पहली गोल्ड माइन से खनन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह माइन कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर या नागौर? क्या है इसका आंसर? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर या नागौर? आप में से बहुत लोग बांसवाड़ा सोच रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर है भीलवाड़ा। अब इन दोनों में क्या कन्फ्यूजन है? जैसा कि हम ज़्यादातर यही सुनते हैं कि जो सोने की खान है राजस्थान में वो कहाँ है? बांसवाड़ा में। लेकिन आंसर भीलवाड़ा कैसे? पहले मैं आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भीलवाड़ा की एक तहसील है, कौन सी? कोटड़ी, कोटड़ी तहसील। और इसमें अभी कौन सा क्षेत्र? देवतलाई, देवतलाई गांव या देवतलाई क्षेत्र, जहां से अधिसूचना जारी करके सोने की खान का खनन जो है अब शुरू किया जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या है कि बांसवाड़ा क्षेत्र में जो सोने की खान है उसके भंडार पाए गए हैं, लेकिन अभी तक खान विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके खनन के लिए पट्टे या वितरण का काम आमंत्रित नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ जो भंडार थे, इनके लिए 2008 में एक सर्वे हुआ था, वर्ष 2008 में। कहाँ? भीलवाड़ा में। और उस सर्वे में पाया गया कि यहाँ क्या क्या है? यहाँ सोना और तांबा, इन दोनों के भंडार पाए गए। और अब मतलब कि किसी खान विभाग द्वारा या भूविज्ञान विभाग द्वारा अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके खनन पट्टों के लिए या निविदा आमंत्रित करने की अब तैयारी शुरू कर दी गई है। कहाँ से? भीलवाड़ा में।
भीलवाड़ा में केवल सोना और तांबा नहीं, इससे बहुत सारे खनिज जो हैं वो निकाले जाते हैं। सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा जो प्रसिद्ध है वो कौन से खनिज के लिए है? वो है अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा के खनिजों का लगभग 42 देशों को निर्यात किया जाता है। 42 देशों को भीलवाड़ा के खनिजों का निर्यात किया जाता है। समझ में आई बात कि बांसवाड़ा में अगर आप कंफ्यूज होते हैं, बांसवाड़ा में भी आनंदपुर भुकिया करके जो है जगह, वहाँ भी सोने के कुछ खान है, लेकिन वहाँ से कोई उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, वहाँ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है खान विभाग ने। भीलवाड़ा से नोटिफिकेशन जारी हो गया, कुछ टाइम बाद वहाँ से सोने का जो खनन कार्य शुरू हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, पीएम मित्र योजना के अंतर्गत राजस्थान में कहाँ पर मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है? तो पहले तो हमें पीएम मित्र योजना पता होनी चाहिए, और राजस्थान में वो कौन सी जगह है जहाँ पर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है। अब हमें ये भी समझना पड़ेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क क्या होता है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है जोधपुर। जोधपुर का एक गांव है जिसका नाम है कांकाड़ी। तो इसमें एक पार्क बनाया जा रहा है जिसका नाम है मेगा टेक्सटाइल पार्क। पीएम मित्र योजना, ये जो मित्र है इसकी फुल फॉर्म समझते हैं, MITRA। M का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है और A का मतलब है। M मतलब मेगा, I मतलब इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, T मतलब टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग से संबंधित है, R मतलब रीजन क्षेत्र, और A मतलब अप्रैल। स्पेलिंग कुछ चेंज हो सकती है, इसका मतलब भी परिधान या कपड़ा ही होता है। कहने का मतलब ये मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अप्रैल जो जगह है या जो योजना का फुल फॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि कपड़ा उद्योग को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने मतलब भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है। उसमें कुछ ऐसे पार्क पूरे भारत में कितने 7 ऐसे पार्क बनाए जाएंगे जिनको नाम दिया जाएगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। ये 7 ऐसी जगह बनाई जाएंगी जहां कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी सुविधाएं उनको मिल सकें ताकि उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो सके। और इन सारी सुविधाओं को एक 5F नाम से या 5F नाम से दिया गया है कि कौन कौन से 5 चीज़ें जो यहाँ विकसित की जाएंगी। 5F का मतलब, फर्स्ट F का मतलब हुआ फार्म। फार्म मतलब क्षेत्र समझ सकते हैं आप, खेत। दूसरा हो गया फार्म के बाद फाइबर। फाइबर के बाद हो गया फैक्ट्री। फैक्ट्री के बाद है फैशन, और फैशन के बाद है फॉरेन। ये 5F अवधारणा के साथ इन पार्क का जो मेगा टेक्सटाइल पार्क हैं 7 हैं जो भारत में, उनका विकास किया जा रहा है। फार्म मतलब खेत से, फाइबर मतलब जो कपास वगैरह जो भी उत्पादित हो रहा है फार्म से फाइबर वहाँ आएगा, और फिर फाइबर जाएगा फैक्ट्री में। फैक्ट्री से फैशन के अकॉर्डिंग उसका जो भी है प्रोसेस किया जाएगा जिस तरह का कपड़ा बनाना है, और वहाँ से जाएगा फॉरेन मतलब विदेश निर्यात तक, खेत से लेके विदेश के निर्यात तक। तो ऐसी सारी सुविधाएं देश में, ऐसी 7 जगह 7 पार्क बनाए जाएंगे जिनका नाम दिया जाएगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। और ये पार्क इनमें से एक, जो 7 में से जो पूरे देश में बनाए जा रहे हैं उनमें से एक बनाया जाएगा जोधपुर के कांकाड़ी में। क्लियर हुई बात? अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है, प्रदेश का पहला नियोनेटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन क्या है आपके? अजमेर, जयपुर, कोटा और जोधपुर। प्रदेश का पहला नियोनेटोलॉजी। ये नियोनेटोलॉजी क्या होती है? पहले तो जो नवजात शिशु होते हैं नियोनेट्स, उनको उनके ही संबंध में जो चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, जो नवजात शिशुओं के चिकित्सा से संबंधित है, उस विज्ञान की शाखा को कहते हैं, या मेडिकल साइंस की जो ब्रांच है उसको कहते हैं नियोनेटोलॉजी। नियोनेट्स मतलब नवजात, तो नियोनेट से जो संबंधित है वो है नियोनेटोलॉजी। तो ऐसा इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है, या ऐसा मेडिकल कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? मेडिकल कॉलेज के अंदर ही है। तो इसका आंसर है अजमेर में। अजमेर में कौन सा मेडिकल कॉलेज है? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, मतलब JLN मेडिकल कॉलेज। कौन सा? अजमेर। इसमें ये विकसित किया जा रहा है। तो JLN मेडिकल कॉलेज में जो चिल्ड्रन वार्ड था, पहले बच्चों का जो वार्ड था, चिल्ड्रंस वार्ड, उसी को डेवलप करके बनाया जाएगा क्या? पेडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट या नियोनेटोलॉजी विभाग। ये कैसे बनाया जाएगा? पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी में क्या अंतर होता है? सिंपल सी एक बात है, पेडियाट्रिक्स या पेडियाट्रिशियन जो होता है वो छोटे बच्चों का डॉक्टर होता है,
और नियोनेटोलॉजी बिल्कुल नवजात जिनका अभी अभी जन्म हुआ है उनके संदर्भ में सारी चीज़ें देखता है। तो इनके लिए अलग से एक विभाग बनाया जाएगा, कहाँ, अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज में। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए पहला कौन सा है। तो पहला है, अच्छा यहाँ चारों दिए हुए हैं, इसका आंसर क्या है, पहले मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका रामगढ़ विषधारी। पहला कौन सा है? तो रणथंभौर है पहला, दूसरा है रामगढ़ विषधारी, तीसरा है सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स है चौथा। ये 4 टाइगर रिजर्व्स हैं राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी दूसरा है क्षेत्रफल के हिसाब से, पहला है रणथंभौर, तीसरा है सरिस्का और चौथा है मुकुंदरा हिल्स। तो ये जो रामगढ़ विषधारी है ये कब भारत का टाइगर रिजर्व या राजस्थान का टाइगर रिजर्व कब बना और कौन सा इसका क्रम है? तो राजस्थान का ये चौथा है। इससे पहले राजस्थान में 3 थे। कौन कौन से 3? ये ऊपर वाले 3 थे, चौथा ये है। तो राजस्थान का ये चौथा है। लेकिन भारत का कौन सा है? तो भारत का ये 52वां है, 52nd या 52वां। कब बना? तो 5 जुलाई 2021 को जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने सर्वे करके इस क्षेत्र को अपनी तरफ से अप्रूव कर दिया कि यहाँ टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। और 16 मई 2022 को जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण या वन मंत्रालय भारत सरकार का है, उसने इस डेट को ऑफिशियली इसको घोषित कर दिया। तो ये कौन सा हुआ? भारत का 52वां, राजस्थान का चौथा। तो ये भारत का 52वां है। भारत का 53वां भी बन चुका है अब, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। जो दो क्षेत्र है, मतलब एक तो है उसमें कौन सा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और उसके साथ एक वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा, तिमोर पिंगला। इन दोनों को मिला के 53वां जो है वो क्या बना दिया गया है? टाइगर रिजर्व 53वां, भारत का 53वां, भारत का कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी, लेपर्ड किसको बोलते हैं? तेंदुआ। लेपर्ड सफारी कहाँ प्रारंभ की जाएगी? रणथंभौर, झालाना, आमागढ़ और नाहरगढ़। तो पहले तो पता होना चाहिए कि पहली कहाँ थी। तो पहली थी झालाना में, यहाँ थी पहली। कहाँ है ये झालाना? जयपुर में ही है, झालाना डूंगरी। और दूसरी भी जयपुर में ही है, वो कौन सी है? इसका आंसर है आमागढ़। ये भी जयपुर के आसपास के ही जंगल है, उनमें अब दूसरी टाइगर लेपर्ड सफारी प्रारंभ की जाएगी। लगभग 16-17 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा जहां लेपर्ड सफारी की जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा राजस्थान के कौन से गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया? भटेरी, जाखोड़ा, रॉयल और कांकाड़ी। इनमें से ये तो अभी आपने पढ़ा था, जोधपुर का कांकाड़ी। यहाँ क्या है? मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रहा है। रॉयल भी अभी आपने पढ़ा है। रॉयल में क्या हो रहा है? यहाँ जो यूरेनियम का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, कहाँ? खंडेला रॉयल में। अब आंसर इसका है भटेरी। ये भटेरी कहाँ है? ये है बस्सी, बस्सी तहसील, और जिला कौन सा? जयपुर। ये तो केवल एक फैक्चुअल जानकारी हुई। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है ये क्या है। अच्छा, एक जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ क्या है? यहाँ जैविक कृषि। ये कहाँ है? कोटा में, जाखोड़ा गांव कोटा। और यहाँ जैविक कृषि मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके लिए ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। मतलब जैविक कृषि रिसर्च एंड ट्रेनिंग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ? कोटा के जाखोड़ा में। जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कोटा के कहाँ? जाखोड़ा में। रॉयल गांव आपने अभी पढ़ा, यूरेनियम प्रोजेक्ट से संबंधित है। और कांकाड़ी यहाँ मेगा टेक्सटाइल पार्क, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। भटेरी बस्सी में क्या हुआ? इस गांव को गोद लिया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। अब ये योजना क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना ये क्या है कि सांसदों को कुछ ऐसे गांव गोद लेने हैं। गोद लेने से मतलब है उसकी देखरेख या उसके विकास का उन पर एक
उत्तरदायित्व होगा तो सांसद देखेंगे कि गांव का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, आधारभूत सुविधाएं विकसित हो पा रही है नहीं। हमारे लिए खास बात यह है कि योजना कब शुरू हुई, तो ये योजना शुरू हुई थी 11 अक्टूबर और सन कौन सा, 2014। 11 अक्टूबर को क्यों, क्योंकि इस दिन लोकनायक जिन्हें कहते हैं जयप्रकाश नारायण, उनकी क्या होती है, जयंती। जयप्रकाश नारायण, उनका हैप्पी बर्थडे होता है इस दिन, तो उनकी जयंती के दिन ही 2014 को ये योजना शुरू की गई। अब इसमें अब जैसे सांसद भी हमारे 3 तरह के होते हैं, आप जानते हो, एक है लोकसभा के सांसद, दूसरे हैं राज्यसभा के सांसद, और तीसरे मनोनीत या राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं मनोनीत जो सांसद हैं, तीसरे वो। तो तीनों तरह के सांसद इस योजना में भागीदारी कर सकते हैं। अब मनमोहन सिंह जो है वो राज्यसभा के सांसद हैं और राजस्थान से ही हैं, तो उन्होंने ये जो लिया है, राजस्थान का एक गांव है भटेरी, बस्सी, जयपुर में। अब इससे ये हमारे मन में एक सवाल आता है कि कौन सा सांसद कौन से क्षेत्र में ले सकता है, क्या कोई भी सांसद पूरे देश में कहीं भी ले सकता है, कोई भी गांव गोद ले सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। लोकसभा का सांसद है, जैसे अगर सांसद अगर लोकसभा का है तो वो कहाँ लेगा, जहां से वो सांसद है, मतलब अपने निर्वाचन क्षेत्र में। राज्यसभा का सांसद है अगर, तो एक तरह से वो भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही, मतलब उस राज्य में ही। राज्यसभा का सांसद है तो अपने राज्य के किसी जिले का कोई गांव, तो राज्य के किसी जिले का, किसी जिले का कोई गांव। और तीसरा, अगर मनोनीत सदस्य है, सांसद जो संसद सदस्य मनोनीत है अगर, तो वो पूरे देश में कहीं भी किसी भी जिले के किसी भी गांव को गोद ले सकते हैं, किसी भी जिले के किसी भी गांव को। क्लियर हुई बात। लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से, राज्यसभा सदस्य पूरे राज्य में किसी जिले के किसी भी गांव को, और मनोनीत सदस्य पूरे देश के किसी भी जिले के किसी भी गांव को गोद ले सकते हैं। जब ये योजना शुरू की गई थी, मतलब कब, 2014 में, तब पहले टारगेट दिया गया था कि क्या 2019 तक 3 गांव गोद लेने, और फिर बाद में 2024 तक 5 और, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 5 कुल 8 गांव गोद लेने। जब से शुरू हुई 2014 से 2024 के बीच में, शुरू में योजना शुरू करने के लिए थोड़ा सा गैप दिया गया था। इसमें भी जब 2016 तक हमें, मतलब सांसदों को 2016 तक कोई 1 गांव लेना था, और फिर 2019 तक कोई 2, और इस तरह से 2019 तक कुल 3 और 2024 तक कुल 5। ग्रामीण विकास विभाग या ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वो इस योजना को चलाता है। कौन सा, यहां मैं लिख देता हूं, ग्रामीण विकास मंत्रालय। योजना के तहत क्या किया जाता है, गांव को आदर्श ग्राम बनाया जाता है, मतलब वहाँ की जो आधारभूत सुविधाएं हैं उन सभी का विकास किया जाता है, जैसे सड़क, बिजली, पानी, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की सारी जो बेसिक फैसिलिटी है उनका ध्यान रखा जाता है। आगे चलते हैं। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगवाने वाला पहला जिला कौन सा बना राजस्थान का? ऐसा कौन सा जिला है जिसने दोनों डोज लगवा ली और सभी को लगवा ली 100%? तो इसका आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, प्रतापगढ़ इसका आंसर है। और इसमें जो सबसे पीछे रहने वाले जो जिले हैं, सबसे पीछे पिछड़े रहे जो इस चीज़ में, वो 2 हैं। कौन कौन से? पहला है भरतपुर और दूसरा है जालौर। ये दोनों सबसे पीछे रहे, ये नीचे से फर्स्ट रहे और ये ऊपर से फर्स्ट है। कौन? प्रतापगढ़। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? ये भी सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? रावतभाटा, बांसवाड़ा, कोटा या चित्तौड़गढ़? तो ये है अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, ये लगाया जा रहा है कहाँ? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की भी कौन सी जगह है? ये एक दानपुर करके एक जगह है, एक गाँव है, वहाँ ये लगाया जा रहा है अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर की जाएगी? ये आज की जो हमारी क्लास में, इसमें ज़्यादातर वैसे क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ कब कहाँ हुई, कौन सा पार्क कहाँ बना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने जब पहली क्लास में बात की थी आपसे कि जैसे एक पार्ट हो गया स्पोर्ट्स वाला, दूसरा पार्ट हो गया पुरस्कार वाला, तीसरा पार्ट हो गया योजनाएं वाला, चौथा एक पार्ट हो गया जिसमें कब कहाँ क्या हुआ, इस तरह की घटनाओं वाला, कौन सा पार्क बना, कौन सा टाइगर रिजर्व बना। तो ये उसी तरह के आज ज़्यादा क्वेश्चन है और ये सीधे सीधे सिंपल ऐसे फैक्चुअल पूछे जाते हैं। तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर की जाएगी? दौसा, बीकानेर, अलवर और उदयपुर। तो इसका आंसर क्या है? दौसा। तो भारत सरकार का ये प्रोग्राम है, भारत सरकार
और भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकार का समझौता हुआ और उस समझौता के तहत जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उनके विकास के लिए एक MSME टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ? दौसा में। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ERCP परियोजना के तहत कुल कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं? ये ERCP बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके लिए तो है ही, मेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो RS का मेंस दे रहे हैं या देंगे आगे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है पहले ये बताओ। 7, 17, 23 या 13? इसका आंसर है 13। जिले तो 13 और संभाग कितने? ये परियोजना कितने संभागों को लाभान्वित करेगी? तो संभाग हैं 4। चारों संभाग के नाम देखते हैं। कौन कौन से संभाग है? कोटा, दूसरा भरतपुर, तीसरा जयपुर और चौथा अजमेर। इन 4 संभागों को ये परियोजना लाभान्वित करेगी। कोटा संभाग के जो 4 जिले हैं चारों इसमें शामिल हैं, भरतपुर के भी 4 शामिल हैं, जयपुर के 2 नहीं हैं शामिल, मतलब 3 हैं, और अजमेर के 2 हैं। कोटा के 4 कौन कौन से हैं? तो एक तो खुद कोटा जिला, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। 4 जिले तो ये हो गए। दूसरा भरतपुर, तो भरतपुर में खुद एक भरतपुर जिला, दूसरा धौलपुर, तीसरा करौली और चौथा सवाई माधोपुर। 4 जिले ये और 4 ये, 8 हो गए। जयपुर के कौन कौन से हैं? एक जयपुर, दूसरा अलवर और तीसरा दौसा। तो जयपुर के कौन से जिले नहीं है शामिल, ऐसे भी पूछ सकता है। तो जयपुर में 5 जिले हैं जयपुर संभाग में, जिसमें जयपुर, अलवर, दौसा तो शामिल हैं। जो रह गए 2 वो कौन है? सीकर और झुंझुनू, वो इस योजना में शामिल नहीं है। अजमेर के कौन से जिले हैं जो इसमें शामिल हैं? तो अजमेर संभाग के 2 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो अजमेर और दूसरा टोंक। और अजमेर संभाग के कौन से जिले शामिल नहीं है? तो भीलवाड़ा और नागौर, 2 जिले बचे अजमेर के, वो शामिल नहीं। क्वेश्चन को कैसे भी हम इधर से उधर कर सकते हैं। तो कितने हुए? 4 ये और 4 ये 8 और 2 ये 10 और 3 ये 13। तो कुल 13 जिले और 4 संभाग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। परियोजना का जो टाइमलाइन है वो कब से कब रखा गया? तो ये 2017 से लेकर 2023 7 वर्ष में इसको पूरा करना रखा गया। लेकिन अब विवाद चल रहा है राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का, तो केंद्र सरकार ने अभी इसको रोकने के लिए कहा है। साथ ही इसका जो बजट है वो कितना प्रस्तावित था? तो बजट था लगभग 40,000 करोड़। अब इससे राजस्थान की कितनी जनसंख्या और कितना क्षेत्रफल है जो इससे कवर होगा, लाभान्वित होगा? तो 41.13% तो जनसंख्या और लगभग 23.67% जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो इसके तहत कवर होगा, इस योजना के तहत। और इसकी टाइमलाइन क्या है, या कब तक, कौन से सन तक या कितने वर्षों तक ये जो है पेयजल की और औद्योगिक जल की आपूर्ति करेगी? तो 2051 तक जितनी जनसंख्या होगी या जितनी तब जरूरत होगी जल की इन जिलों को, इन क्षेत्रों को, तो 2051 की जनसंख्या और तब के औद्योगिक जल के लिए जितनी जरूरत होगी उस सभी के लिए ये पेयजल की और औद्योगिक जल की आपूर्ति करेगी। शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि ये योजना क्या है। तो कुछ जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिले हैं जहाँ पानी का अधिशेष है, अधिशेष का मतलब सरप्लस, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी है, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं जैसे चंबल और उसकी कुछ सहायक नदी हैं जिनके मैंने नाम लिखे नहीं हैं, तो जैसे कौन कौन सी नदियाँ? चंबल और उसकी सहायक, जैसे कौन कौन सी हो गई? कुन्नू, जैसे बनास, काली सिंध और पार्वती। तो इस तरह की जो चंबल के आसपास की नदियां हैं जिनमें पानी का अधिशेष है, मतलब इनमें इतना पानी रहता है कि जिस क्षेत्र में ये बहती हैं उस क्षेत्र की सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद भी पानी इनमें बचा रहता है,
तो ये परियोजना ऐसी लाई गई है कि जहाँ पानी ज़्यादा है, इनका पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, बह जाता है, तो उस पानी को राजस्थान के उन जिलों तक पहुँचाया जाए जहाँ पानी की भारी कमी है, जहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र रहते हैं या पेयजल की भारी कमी होती है, पशुओं के लिए पानी नहीं बचता या औद्योगिक उपयोग के लिए पानी नहीं होता। कहने का मतलब जहाँ ज़्यादा है वहाँ से पानी उधर पहुँचाना है, जहाँ कम है इसके लिए कई सारी नहरें बनाई जाएंगी, वाटर चैनल बनाए जाएंगे, इनसे पानी जो अधिशेष है वो लिया जाएगा और वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो ये परियोजना है, शॉर्ट में से कह सकते हैं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भारत सरकार कैसे भी इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दे। और राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि ऐसा करते ही इसका जो 90% खर्चा है वो कौन देगा? वो केंद्र सरकार देगी। तो ये बात हुई ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। अब जैसा कि हमने कल से एक चीज़ शुरू की थी कि जो हमारा रिवीजन है, मतलब एक क्लास पुरानी जो हमने कल पढ़ा है, मतलब एक क्लास पहले जो पढ़ा है उसको आज रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ा था हमने पुरानी क्लास में? पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को रिक्त स्थान के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो राजस्थान सरकार और वेदांता समूह के साथ मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए समझौता हुआ, उसको कहा गया नंदघर। ये जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी था, इसलिए मैंने पहला रखा। नंदघर इनको कहा गया, जिसमें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं मतलब प्री स्कूल शिक्षा, जिसको प्ले ग्रुप की तरह हम समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ें इनको दी जाएंगी। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या क्या है कि यशोदा घर या ममता घर या जननी घर, इस तरह की कोई योजना सरकार में है नहीं। वेदांता समूह से संबंधित हमने कुछ चीज़ें और याद की कि वेदांता समूह के जो चीफ हैं अनिल अग्रवाल, उन्हीं को राजस्थान रत्न अवार्ड भी दिया गया। राजस्थान रत्न अवार्ड जो 7 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ उसमें दिया गया, 6 लोगों को दिया गया। एक अनिल अग्रवाल, दूसरे लक्ष्मी मित्तल, तीसरे दलवीर भंडारी, चौथे RM लोढ़ा, 5वें KC मालू और 6ठे सीन काफ निजाम। मैंने कहा था कि इसमें 2 उद्योगपति हैं अनिल अग्रवाल और लक्ष्मी मित्तल, 2 जज हैं दलवीर भंडारी और RM लोढ़ा, और 2 कलाकार हैं KC मालू और सीन काफ निजाम। कला वर्ग से संबंधित है, KC मालू कैसेट कंपनी के मालिक हैं और सीन काफ निजाम शायर हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जयपुर में जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कब किया गया? तो 5 जनवरी 2022 को किया गया। 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया। कहाँ? जयपुर के सीतापुरा में, जिसकी थीम थी क्या? कमिटेड डिलीवर। 19 और 20 अगस्त को क्या इसमें राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसकी थीम क्या थी? टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। इसी डिजी फेस्ट में 20 अगस्त को RCET राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया। और 22 जनवरी 2022 को उष्ट कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। कहाँ? ये 22 से 26 फरवरी तक चलेगा। आयोजन कहाँ किया गया? सांभर ढेरा में पहला। आगे चलते हैं। पहले इसमें एक और चीज़ रह गई कि जो पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट था वो कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी नरेगा या मनरेगा जिसे कहते हैं उसके तहत राजस्थान में शहरी या कथोड़ी जनजाति व विशेष योगदान श्रमिकों को कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो इसका आंसर था 200 दिन। 100 दिन रोजगार की गारंटी इस अधिनियम के तहत पहले दी गई। राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में से बढ़ा के 125 दिन कर दिया। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 150 दिन दिया जाता है। ऐसी एक योजना जो शहरों में चलाई जा रही है जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नई योजना है। कब से शुरू हुई? 9 सितंबर 2022 से। डेट याद रखनी है, पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दिन दूध दिया जाता है? तो 2 दिन दिया जाता है, मंगलवार और शुक्रवार। पाउडर मिल्क दिया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाता है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मिड डे मील के तहत ये संचालित होती है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा में विधेयक 2022 के अनुसार अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाए जाने पर परीक्षार्थी को न्यूनतम कितना अर्थदंड दिया जाएगा? आंसर है 1 लाख। इसमें 2 तरह के दोषी हो सकते हैं, या तो परीक्षार्थी या कोई संस्था जो पेपर आउट करा रही है या पेपर बेच रही है। परीक्षार्थी है तो उसको अधिकतम 3 साल की सजा, न्यूनतम 1 लाख का जुर्माना और 2 वर्ष तक वो परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। कोई संस्था ऐसी है तो उसको 5 से 10 वर्ष तक जेल, 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना और उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। अगला है स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। राजस्थान को स्थान प्राप्त हुआ 16वां बड़े राज्यों में। पहला स्थान बड़े राज्यों में किसको प्राप्त हुआ? केरल को। दूसरा तमिलनाडु को। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर कौन रहा था? उत्तर प्रदेश। कल यहाँ लिखा नहीं था। बड़े राज्यों में अंतिम मतलब 19वें पे कौन था? उत्तर प्रदेश, यूपी। छोटे राज्यों में पहले पे कौन था? मिजोरम। दूसरे पे मतलब लास्ट में कौन था? नागालैंड। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले पे कौन था? चंडीगढ़। राजस्थान का स्कोर क्या था? 41.3। मैंने कहा था कि एक बार इसको चेक कर लेना, ये सही है, 41.33 ही है।
तो ये वो राज्य हुए, और ये जारी कौन करता है? नीति आयोग। कल मैंने ये भी कहा था नीति आयोग की फुल फॉर्म बताएं और नीति आयोग के अध्यक्ष बताएं, तो काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? NITI, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब शुरू हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग पहले चलता था, उसके बाद शुरू किया गया नीति आयोग। और उपाध्यक्ष कौन है इसकी अभी वर्तमान? सुमन बेरी। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के अनुसार बेरोजगारों की संख्या के आधार पर राजस्थान को वर्ष 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया? तो बेरोजगारों में राजस्थान पहला है, 65 लाख यहाँ बेरोजगार हैं। प्रतिशत के आधार पर दूसरा है, प्रतिशत के आधार पर पहला कौन है? हरियाणा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत चुने गए आइकॉनिक प्लेसेस में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? तो ये सारे शामिल है, तो ये तीनों शामिल है। इनके अलावा चौथा है रामदेवरा जैसलमेर का, तो जैसलमेर से 2 शामिल हैं। इसकी फंडिंग कैसे की जाती है? तो विधायक निधि से, MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड आता है उससे, साथ ही CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो उद्योगपति हैं या जो उद्योग हैं बड़े बड़े, उनको अपने लाभ का 2% देना होता है समाज के कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन था 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है, जहां अलग अलग तरह के सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक पूगल बीकानेर का मैंने एग्जांपल दिया, जहां 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 810 मेगावाट की क्षमता का उत्पादन कौन करेगा? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। और 1190 का उत्पादन कौन करेगा? कोल इंडिया। ऐसे ही जैसलमेर में 800 मेगावाट और बीकानेर में 1000 मेगावाट का एक और सोलर पार्क बनाया जा रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 की ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान को मिला 11वां स्थान। साथ ही लैंडलॉक जो है, भूमि से आबद्ध जो है, उनमें राजस्थान को मिला 6ठा स्थान। नीति आयोग इसको जारी करता है। इसके 3 पैरामीटर हैं, 4 स्तंभ हैं, 60 संकेतक हैं और 11 उप स्तंभ है। इन 4 स्तंभों में थे पॉलिसी, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। लास्ट क्वेश्चन था राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य हुए समझौते के अनुसार कितने मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद की जाएगी? तो इसका आंसर था 1785। ये जो से की मतलब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 3 जो विद्युत वितरण कंपनी है राजस्थान की, डिस्कॉम जो 3 है, केवल उन्हीं को ही बिजली बेचेगा। यही ये समझौता था। 1.5 वर्ष में इनको ये बिजली दी जाएगी। 2 रुपये प्रति यूनिट इनको लगभग ये बिजली मिलेगी। और राजस्थान की 3 जो डिस्कॉम है वो कौन कौन सी है? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और तीसरी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जयपुर वाली 12 जिलों को देगी, अजमेर वाली 11 जिलों को और जोधपुर वाली 10 जिलों को। तो ये रिवीजन हुआ कल की क्लास का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वापस बार बार रिवाइज करें। अब मिलते हैं कल अगले क्लास में। धन्यवाद।